नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। आई एम आदि अचिंत। आज बात करते हैं अजीत डोभाल साहब के बारे में। अजीत डोभाल जी ने कल काफी सारे ट्रूथ बॉम्ब्स फेंके एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट ही सेड इज डेमोक्रेसी बिल्ड्स अप पार्टिजन पॉलिटिक्स। बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये एक स्टेटमेंट है एंड उन्होंने जिस तरह से उसको डिस्क्राइब करा, वेयर ही सेड दैट यू नो किस तरह से वोटर बेस को तोड़ा जा सकता है, किस तरह से क्या किया जा सकता है। एंड ऑफ कोर्स उन्होंने एक चीज और बोली, वीक गवर्नेंस लेड टू व्हाट हैपेंड इन बांग्लादेश एंड नेपाल। ये बहुत दो मेरे ख्याल से सबसे बड़े टेकअवेज थे उनकी स्पीच के मेरे। आई एम श्योर पथिकृत भाई विल हैव हिज ओन टेकअवेज एज वेल। देयर आर लॉट्स ऑफ टेकअवेज दैट वर देयर जो उन्होंने बोला उसके अंदर, बट दीज वर द टू बिग थिंग्स दैट आई काइंड ऑफ दे क्या होता है जब आप किसी को सुनते हो, एक दो चीजें आपके माइंड में एक इंप्रेशन छोड़ जाती हैं। बाकी सब चीजें आल्सो यू एक्नॉलेज इन दिस एंड दैट, बट दीज टू थिंग्स लेफ्ट एन इंप्रेशन इन माय माइंड। पथिकृत भाई नमस्कार, थैंक यू फॉर नमस्कार आदि भाई। तो डोवल जी जो है वो एक एक इज अ डॉयन। तो उनके कोई स्पीच जब होता है जनरली, ये वाला स्पीच ऑन स्पियोनेज और स्ट्रेटेजिक इश्यूज पे नहीं था, बट उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज कहा कि गवर्नेंस का रोल इन स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी ऑफ अ नेशन, कि हाउ गवर्नेंस प्लेज अ क्रिटिकल रोल। तो ये जो स्पीच था वो बेसिकली जो था वो सरदार पटेल मेमोरियल स्पीच, वो नेशनल मीडिया सेंटर में उन्होंने दिया है। अमेजिंग एक स्पीच है। तो उन्होंने कहा कि I'll just give you a small background, then I'll go to what you mentioned. So he mentioned about the necessity in 2025 to reinvent the vision and the clarity that Sardar Patel ji had. क्योंकि uh, क्योंकि India is going through what he mentioned as an orbital shift और structural shift, global governance में हो रहा है, global geopolitics में हो रहा है, सोसाइटी में स्ट्रक्चरल शिफ्ट हो रहा है। और उन्होंने क्यों सरदार पटेल का नाम लिया, उन्होंने ये कहा कि 1947 में जब इंडिया वाज बिकमिंग एन इंडिपेंडेंट कंट्री, सरदार पटेल हैड दिस onerous task of converting a civilization into a nation state. It's a very important word. तो उन्होंने कहा कि सरदार पटेल नॉट ओनली यूनाइटेड द स्टेट्स but also integrated the states. And the most important thing he said is that converting a civilization into a nation state, as per him, Sardar Patel knew can only happen through powerful governance. And then Dovalji mentions that power of nation जो होता है ना, उन्होंने कहा कि comprehensive national power एक abstract concept है, but power of governance and power of governments makes the power of the nation. और जहां जहां कोई डिक्लाइन आता है, it is because of weak governance and weak governments. So then he said that when governments are weak, confused, eroded by self interest, तो उसका कॉन्सिक्वेंस भी बहुत सिमिलर होता है, तो फिर देश वीक हो जाता है। एंड देन ही मेंशन कि ये जो स्पीच का जो सारांश का जो जो जिस कारण से उन्होंने ये कहा कि गवर्नमेंट्स जो है दे वर्क थ्रू इंस्टीट्यूशंस। इन द टास्क ऑफ नेशन बिल्डिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैटर आर पीपल हु नर्चर दीज इंस्टीट्यूशंस एंड स्ट्रेंथन द इंस्टीट्यूशंस। तो उन्होंने बेसिकली उनका बोलने का मतलब यह है कि इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड गवर्नेंस, गवर्नेंस क्रिएट्स नेशंस एंड गवर्नेंस क्रिएट्स पावरफुल स्टेट्स। जहां पे भी वो गवर्नेंस वाला इशू हो जाएगा, then everything else falter. And then he mentioned something even more profound. उन्होंने कहा कि the rise and fall of empires, monarchies, oligarchies, aristocracies, and even democracies is actually a history of their governance. And he said that he talked about a specific book. उन्होंने कहा कि whether you talk about the Roman Empire or the other empires, it is all about bad governance, security failure, security mismanagement, economic mismanagement, and corruption. And that is where everything else falls. And then I'll come to why he mentioned about Nepal.
So then he says that key countries which were balkanized, it's a very important thing. 1945 Second World War के बाद उन्होंने कहा कि 47 countries got balkanized, मतलब एक देश था फिर वो टूट गया, टूट के 3 4 5 हिस्से हो गए. So he said out of the 47 countries, ऐसा कुछ word numbers उन्होंने mention किया, almost 28 या 38 ऐसा कुछ है, they actually got balkanized due to bad governance and weak government. So he mentioned basically वो जो तात्पर्य था वो ये है कि अगर आपके सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रांग होता है, then it works as a centrifugal force that works as a glue to bind the country together. And if that doesn't happen, then everything else falters. And then he also mentions that some states rise and then fall because of poor delivery of justice, discriminatory laws, authoritarianism, and marginalized population. वो ये नहीं बोल रहा है कि इंडिया में सब कुछ परफेक्ट है, वो कि वी आर ऑन द पाथ ऑफ दैट, institutions are being built and we are re-looking at a lot of things. And the most important aspect is this, कि आज के जमाने में हुआ क्या है, what is the fundamental shift that has happened when it comes to today's world, today's scenario, जहां पे उन्होंने ये कहा कि the centrality of the common man has become more profound. What is the centrality of the common man? The common man is far more aware, far more aspirational. He has far higher expectations from the state. And if you do not fulfill those expectations, then there are problems. And he mentions कि एक vested interest state का भी है to keep the common man satisfied, and especially in democracies. अगर ये आपको ये दूसरे तरीके से देखेंगे कि why is it that China as a communist country disintegrate नहीं हुआ लेकिन सोवियत यूनियन disintegrate हो गया, क्योंकि चाइना ने unlike सोवियत यूनियन, China allowed people to accumulate wealth, to do that startup करो, creative बनो, wealth बनाओ, so long as you are not questioning the government and the institution of government, आप बाकी कुछ भी करो. So centrality of the common man he mentioned, and then he mentioned something about democracy. It's a very important thing. उन्होंने कहा कि democracy is probably one of the best form of governance, but democracy उन्होंने कहा कि has its own set of problems. उन्होंने एक very interesting thing कहा कि एक तो है democracy leads to partisan politics. Second, he says that there's a dividend in democracy to divide people. There's a dividend in division. Dividend in division का मतलब है कि अगर मान लीजिए आपके पास 25 लोग हैं, 100 में से you have 25 people behind you as your supporter, just 25. You can still be in government, you can still win elections, you can still be in power by dividing the rest 75%. जिसको लगेगा कि वो majority है, आपको लगेगा कि other 75 is majority, but उसको आप छोटे-छोटे हिस्सों में भाग कर दो, then with 25 you are bigger than the rest. और अगर आप इंडिया की बात करें तो you would see exactly that is happening. Hindus are around 75%, 76, 77% of the population. लेकिन इनको जात पात में इतना डिवाइड करके रखा गया है पिछले 70 साल से, that you realize कि for a long period of time there was no government which ever listened to the Hindus. And then he said that there is no aspiration in democracy to unite, because the more you divide, the more there is an incentive. And there is another very interesting. उन्होंने ये कहा कि ये everywhere where there is a democracy, there is a role of money. और ये मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई at that stage बोलता है ये. He said कि this is, he said कि I'm talking about democracies across the world. Idealism, vision, patriotism somehow has got to have support of the money. And without that, you have to do something good for the country. You have to be in power. To be in power is itself such a big challenge. And for that, you need to do a lot of other things. आज अगर आप देखेंगे सरकार की तरफ से भी फ्रीबीज हो रहा है, because you have no option. क्योंकि दूसरे तरफ पावर में आने के लिए इतना कुछ ऑफर कर रहा है
if you do not offer, if you do not have a counter offer, आपको रिजेक्ट किया जाएगा. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट डेमोक्रेसी, आदि भाई उन्होंने जो कहा, ये सबको सुनना चाहिए. एक्लिप्सिंग ऑफ नेशनल इंटरेस्ट बाय वेस्टेड इंटरेस्ट. उन्होंने कहा कि वेस्टेड इंटरेस्ट के मतलब ये नहीं है कि मैं करप्शन की बात कर रहा हूं. वेस्टेड इंटरेस्ट का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कोई कोई गलत कुछ है. इसे कि लोकलाइज्ड स्मॉलर इंटरेस्ट एक्लिप्स द लार्जर नेशनल इंटरेस्ट. मेरे लोकल एरिया ठीक है तो मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है कि देश विदेश में क्या हो रहा है. मुझे 1000 रुपए महीने का मिल रहा है तो मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है कि कोई 500 करोड़ का लूट रहा है कि नहीं. And then, then he also mentions about what has to be done. He said rules have to change, systems and the rules have to meet aspirations of people. He also mentioned two very important thing कि आपके जो rules होंगे, they have to be strong and people friendly. And then he also mentions that you have to ensure that every Indian has a sense of security from both external challenges and internal challenges. हाँ, when you talk about left wing extremism, उसमें बहुत बड़े अंतर आया है. But I think नया dimensions आ रहा है. We mentioned it, we discussed in one of our programs that last mile policing. अगर आपके complex के बाहर एक mob खड़ी है and they want to attack you in the middle of the night, आप क्या करोगे? Whether the last mile policing do we have, whether they are equipped, जब तक वो आएगा, वो flash mob आके वो flash violence करके चला जाता है. So I think on a larger context, he is talking about internal security and city security also, जहाँ पे बहुत सारे सुधार की जरूरत है. And he accepts that somewhere implementation falls short of what they need to be. उन्होंने ये very important observation दिया कि आप कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हो इंस्टीट्यूशंस की, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. उन्होंने ये भी कहा कि स्ट्रॉन्ग लॉज बनाओगे, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस करोगे, बट इफ योर इम्प्लीमेंटेशन फॉल शॉर्ट ऑफ व्हाट द डिजायरेबल स्टैंडर्ड इज, फिर वो चैलेंजेस आएंगे एंड देन यू हैव टू डील विद दोस. ऑन टेक्नोलॉजी उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट कहा कि टेक्नोलॉजी, द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी बोथ फॉर गवर्नेंस एंड इरोडिंग ऑफ द पावर ऑफ द स्टेट. दोनों हो रहा है. उन्होंने कहा कि दोनों पैरेलली हो रहा है. द पावर ऑफ द स्टेट इज गेटिंग इरोडेड बाय टेक्नोलॉजी. एट द सेम टाइम टेक्नोलॉजी हैज बिकम एन एनेबलर फॉर द गवर्नमेंट फॉर गुड गवर्नेंस. जैसे डिजिटल इंडिया जैसे किया है, जैसे आपके टैक्स फाइलिंग इतने आसानी से, इतने जल्दी आपके रिटर्न्स आ जाते हैं, जैसे यूपीआई काम करता है, जैसे जैम ट्रिनिटी काम करता है. सो दैट इज टेक्नोलॉजी एज एन एनेबलर फॉर गुड गवर्नेंस. But again, social media technology is also, leading to what you call loss of faith of people in institutions and governments. वो भी कहीं पे algorithm से काम किया जा रहा है. And then he says about this, जो technology जिसकी वजह से erosion of the state हो रहा है, उन्होंने ये कहा कि some perceptions are as important as the reality. Reality में आप बहुत कुछ कर रहे हो, बट इफ द परसेप्शन मैनेजमेंट इज नॉट गुड अप टू द मार्क, तो वो परसेप्शन अगर कोई नेगेटिव आपके बारे में बना रहा है, मे बी बाय द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, देन दैट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट. वो मतलब यू कांट से जस्ट आई विल जस्ट डू माई गुड वर्क, लेट परसेप्शन बी वॉट एवर इट इज. उन्होंने ये कहा कि द लास्ट से 10 years उन्होंने कहा कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हैज बीन कंसिडरेबली डेल्ट विथ. ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन हुआ है. एस्पिरेशंस को मीट करने के लिए रोड्स, कम्युनिकेशन, स्कूल्स, ट्राइबल एरियाज की बात वो कर रहे हैं कि डेवलपमेंट ऑफ सेंटर्स फॉर शोकेसिंग आर्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स किया गया है. उन्होंने ये भी कहा कि बोल्ड एंड डिसाइसिव काउंटर एक्शंस लिया गया है अगेंस्ट दोज हु थ्रेटन इंडिया फ्रॉम फॉरेन सॉइल एंड इंडियन विद इन द कंट्री. उन्होंने कहा कि इट हैज बीन रुथलेस बट अकॉर्डिंग टू लॉ. मतलब जितना उनसे वो कह सके उन्होंने इतना कह दिया है कि जो इंडिया का एक्शन पिछले 10 साल में हुआ है, इट हैज बीन रुथलेस. क्योंकि उन्होंने जो कहा कि जैसे डिके ऑफ एम्पायर्स हैव बीन द डिके ऑफ गवर्नमेंट्स एंड डिके ऑफ सिक्योरिटी मैनेजमेंट एंड डिके ऑफ इकोनॉमिक मैनेजमेंट, डिके ऑफ सिक्योरिटी मैनेजमेंट. देन ही वाज मेंशनिंग हाउ
in the last 10 years they have dealt with this issue. उन्होंने ये कहा कि लास्ट मेजर जो टेरर अटैक इंडिया में हुआ था दैट वाज इन 2013, एंड देन ही सेड दैट इन द लास्ट 10 years ऐसा नहीं है कि एफर्ट्स नहीं किया गया है, बट एक्सेप्ट फॉर जम्मू एंड कश्मीर विच इज अ थिएटर फॉर प्रॉक्सी वॉर बाय पाकिस्तान, by and large there has not been major terror attack. उन्होंने मेंशन किया मणिपुर का, but he said कि that's more of a sectarian challenge rather than incidents of major terror attack. So I think it was very important to hear what he said, and he said कि आप अगर विकसित भारत की बात करोगे, विकसित भारत has to have modern governance system, and then he mentioned how 1552 laws, archaic laws have been repealed in the last 10 years. फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हाउ द न्यू क्राइम लॉज आर कमिंग, हाउ द कंप्यूटराइजेशन ऑफ पुलिस स्टेशन, सीसीटीएनएस की बात उन्होंने कहा. फिर देयर इज अनदर थिंग दैट ही मेंशन्ड कि देयर वाज अ स्टडी दैट वाज डन ओवर द लास्ट 3 months as to how the perception is created in the world about India. And more or less the conclusion is that when it comes to India, bad news is good news for the world. Good news is not the good news. And that's where he was talking about the importance of perception management. उन्होंने mention किया, and that's something very important for everyone to understand. उन्होंने mention किया global indexes के बारे में, how they have been unfair. उन्होंने कहा कि there is lot of unfairness in how these indexes are being built. जैसे इंडिया को दिखाया जाता है, अगर ऐसा इतना बुरा हो तो देन फॉरगेट अबाउट इंटरनल इन्वेस्टमेंट. एफडीआई इतना इंडिया में नहीं आता. इंडिया स्टिल कंटिन्यूज टू बी वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर डेस्टिनेशन फॉर एफडीआई. बट उन्होंने ये भी कहा कि मेथोडोलॉजी बायस्ड है, देयर इज अ बायस अगेंस्ट इंडिया, इट इज अ रियलिटी. बट एट द सेम टाइम हमें भी इंट्रोस्पेक्ट करना है कि वेयर ऑल वी हैव टू इंप्रूव. So he is not making it binary कि ये सारे बुरे हैं. He is saying कि look, there are a lot of bias, but when it comes to our own governance, where all we have to improve, like capacity building institutions have happened. There is absolutely no doubt about that. But it's a continuous process of improving, और बहुत सारे issues में improvement की जरूरत है. And then he mentioned कि need for greater accountability, low tolerance for defaulters is a necessity. मिसप्लेस्ड सिंपैथी वर्स्ट फॉर्म ऑफ क्रूएल्टी. मतलब आप सोचिए इसका जो रेलेवेंस है. मिसप्लेस्ड सिंपैथी, नहीं नहीं इनकी उम्र हो गई है, हो तो क्या हुआ, ये बहुत ही बुरा एक काम किया है, क्राइम किया है, इसको छोड़ दो. ह्यूमैनिटेरियन कारण से हम जितने क्रिमिनल्स, कन्विक्टेड क्रिमिनल्स को बेल मिल जाता है, एक्विटेड हो जाते हैं. Misplaced sympathy is the worst form of cruelty. आपको याद होगा आदि भाई, bail is a norm, jail is an exception. Misplaced sympathy is the worst form of cruelty. So as an NSA, he would not mention everything publicly, but उनके जो शब्द थे, उनके बहुत relevance है. हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आदि भाई आज is misplaced sympathy. मतलब आप अगर कोई इसके ऊपर स्टडी करे ना, अब देखेंगे लॉट ऑफ टाइम्स एक्विटल्स हैपन बिकॉज ऑफ टेक्निकल रीजंस. टेक्निकल प्रोसीड्योर में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो नहीं जाओ. So if you remember, we mentioned in one of our shows that security of the country, internal and external, वो सिक्योरिटी एजेंसीज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो जुडिशियरी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए. हाउ डू यू डील विद अ सिचुएशन जहां पे somebody on bail goes out, you know that this guy will do something, you know this person is radicalized, फिर भी आपको उसको बेल देना पड़ेगा beyond a year. So he said there are improvements required in it. उन्होंने किसी के ऊपर क्वेश्चन नहीं उठाया, उंगली नहीं उठाया, but he said you require changes. Supporting or shielding of people who are very wrong should be made as punishable. मतलब कोई अगर गुनाह कर रहा है, उसको जो शील्डिंग कर रहा है, the punishment for that person has to be very very
as harsh. उन्होंने कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस की बात की, चाहे वो सिक्योर मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस, सिविल इंस्टीट्यूशंस, एंड ही आल्सो मेंशन्ड अबाउट समथिंग. उन्होंने कहा कि एक अगर पुलिस का कोई ऑफिसर करप्ट है, उन्होंने मेंशन किया ये, तो सबसे ज्यादा जानकारी उस इमीडिएट पुलिस ऑफिसर का, उस पुलिस ऑफिसर का जो इमीडिएट सीनियर होगा, उसको सबसे ज्यादा पता होगा कि ये करप्ट है. So make him accountable as well. And I think I have never heard somebody say this. And this is probably, he said कि अगर आपको विकसित भारत बनाना है, so you require a completely different governance structure. You cannot have a Viksit Bharat with the archaic governance structure, and that is why he mentioned how repeal of laws have happened, how the common man has been put into the center. Whether you talk about Swachh Bharat Abhiyan, Ayushman Bharat, whether you talk about UPI, whether you talk about Jan Dhan Aadhar Mobile, Jam Trinity, direct benefit transfer, he said one of the reason जिसके वजह से governments have fallen, empires have decayed, there has been regime change, not extra constitutional, is because of scarcity of food. So food security is something very important, he mentioned. And if you remember, agar COVID ke time, the first thing, even before the vaccine was out, Prime Minister Modi ensured कि everybody will get additional free ration, ताकि कोई भूखा ना मरे. अब COVID के time, you have no incidents कि somebody died of starvation क्योंकि उनको काम नहीं मिल रहा है, क्योंकि लॉकडाउन है. So he said, अगर आप देखें what was happening in Sri Lanka में जो regime change हुआ, people had problem with essential commodities. और इंडिया ने पहले क्या भेजा था जो श्रीलंका को उस क्राइसिस के टाइम 2022-23 में हुआ था? It was essential commodities, food, fuel, medicine, and other basic materials. He said you have to take care of that. And then he said that credibility of the country and institutions, अगर वो erode होता रहे by disinformation and hostile propaganda, चाहे वो बाहर से इंडिया में किया जा रहा है या इंडिया से कोई बाहर जाके कर रहा है, that erodes your commitment to the country. So I think that speech of 39 minutes was a lesson of public policy. मतलब 2 साल में public policy में जो जितना सीखता है, ये 39 minutes के speech में it is like a capsule of that. And I think he mentioned कि why countries fall. It's primarily because of lack of governance and weak institutions. He said, whatever come what may, our institutions have been impartial, have been neutral, have been delivering. नहीं तो इतने, अगर आप देखें, इतने कोशिश के बावजूद आप यहाँ पे वो रेजिम चेंज वाला नहीं ला पा रहे हो, जो बीबीसी आज बोल रहा है कि क्या हो गया, इंडिया में कोई कुछ नहीं कर रहा है, इंडिया के जेनजी को क्या हो गया, इस तरह के स्टेटमेंट इसीलिए आ रहा है बिकॉज इट्स नॉट हैपनिंग हियर. एंड द रीजन इट्स नॉट हैपनिंग, उन्होंने ये नहीं कहा कि सब कुछ परफेक्ट है, उन्होंने ये भी कहा कि लार्जर नेशनल इंटरेस्ट गेट एक्लिप्स्ड बाय लोकलाइज्ड. तो वहां वी हैव प्रॉब्लम्स, हजारों प्रॉब्लम्स है, बट बाय एंड लार्ज अगर आप देखें इन अ कंट्री ऑफ 150 करोड़, अगर इट स्टिल फंक्शनल. उन्होंने मेंशन किया कि हाउ 2015 में 2.15 ट्रिलियन डॉलर का जीडीपी था, आज वो 4.3 ट्रिलियन डॉलर का है. And he mentioned about governance कि by and large it is working. They have to be improved. Capacity building करना पड़ेगा, structural changes लाना पड़ेगा. इसीलिए 1500 laws को repeal किया गया. Structural reforms लाया जा रहा है, whether it's tax reforms, other reforms, investment लाया जा रहा है. But all of these things in terms of improving capacity and keeping in mind the centrality of the common man, keeping in mind how countries collapsed because of falling governments, falling governance, and failing institutions. इसी वजह से institutions have to be strong. So उनका जो सारांश है, the importance of institutions, चाहे वो CAG हो, चाहे वो law enforcement agencies हो, चाहे वो bureaucracy हो, चाहे वो military हो, चाहे वो democratic institutions हो, by and large, चाहे वो judiciary हो, which is more or less impartial, जहां पे governmental interference नहीं होता है,
every institution has to be intact. And then he mentioned कि institutions को जब target किया जाता है, बाहर जाके कोई करता है या जो भी है, उन्होंने ये mention नहीं किया बाहर जाके कोई करता है, मैं बोल रहा हूँ, then there is a problem. So I think it was a very, very important speech. It is a lesson of strategic security as well. Back to you, Ali. No, that is there absolutely, and I think you've described it pretty well. Um, this whole situation. Thank you for that, Patikrit bhai. सबसे request है वीडियो को like करिए, subscribe करिए, and of course share this with your friends and families. And of course, please do support and subscribe. Most importantly, towards the channel. Thank you so much. Namaskar. Jai Hind. Jai Bharat.